नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। कैसे हो सब लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर गगनदीप बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम आपके हाफ ईयरली की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और बेसिकली आपको सारे चैप्टर्स रिवाइज करा रहा हूं। उसमें मैं 3 लेक्चर ले चुका हूं और आज फाइनल 4th लेक्चर होगा। इसमें हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाला है फॉर क्लास 11th एज वेल एज फॉर क्लास 12th। तो पैटर्न अपना अभी भी वही रहने वाला है जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। सबसे पहले क्लास 11th का जो टॉपिक अपने पास आज रहेगा वो टॉपिक होगा वर्क पावर एंड एनर्जी, और क्लास 12th का जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक होगा हमारे पास ऑप्टिक्स। क्लियर है। सबसे पहले मैं हाफ ऑफ द क्लास में फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा वर्क पावर एंड एनर्जी, जिसमें क्लास 11th के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। फॉर्मेट मैं आपके सामने दे दिया गया है, उसको मैं आपको समझा देता हूं एक बार। टोटल नंबर ऑफ 10 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट टाइप एंड 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। और सेक्शन 3 में 3 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन सी में शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप। सो टोटल कुल मिला के अपने पास 18 क्वेश्चंस होंगे एंड मैक्सिमम मार्क जो आप इसमें स्कोर कर सकते हो वो होगा 29। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कार्य ऊर्जा प्रमेय है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का समाकलन रूप पूछा जा रहा है। बेटा ध्यान से सुनना इस बात को। न्यूटन के द्वितीय नियम का समाकलन रूप, न्यूटन के तृतीय नियम का समाकलन रूप या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से मेरे को टाइप करके बताइए बेटा क्या आंसर होगा इसका। ध्यान से देखें, ये बेसिकली जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है, ये न्यूटन के द्वितीय नियम का समाकलन रूप है। द्वितीय, तो यहां पर आंसर बेटा 1 नहीं 2 होगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। आंसर 2 होगा, गति के द्वितीय नियम का। कौन से का बेटा? द्वितीय नियम का समाकलन रूप है। सो आंसर विल बी सेकेंड। क्लियर है, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो अगर हम कार्य की परिभाषा लिखें, कार्य है वर्क डन, तो ये कार्य होगा हमारे पास F डॉट एस। F डॉट एस अगर हम एक नियत बल की बात करें तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास हो गया न्यूटन इंटू मीटर, जिसको बोला जाता है जूल। न्यूटन इंटू मीटर को बोला जाएगा बेटा जूल। सो आंसर विल बी फर्स्ट। वेरी गुड आंसर, जूल इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा के साथ क्या होगा? तो हमें गतिज ऊर्जा और संवेग का रिलेशन याद रखना पड़ेगा। गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो गतिज ऊर्जा हमारे पास होती है बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, जबकि संवेग हमारे पास होता है एम वी। तो दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए मैं गतिज ऊर्जा को लिख सकता हूं पी स्क्वायर बाय 2m। पी स्क्वायर बाय 2m, ये आप सबको याद होगा गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन। तो अगर किसी पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए, p को डबल कर दिया गया है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि k है वो 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स, 4 गुनी हो जाएगी। क्लियर, सॉरी 1/4 नहीं, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मीन्स 4 गुनी हो जाएगी। सो इसका आंसर जो अपने पास होगा थर्ड होगा, 4 गुनी इसका आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा के साथ क्या होगा? ये देखें, गतिज ऊर्जा जो हमारे पास है वो है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमने नई गतिज ऊर्जा में क्या कर दिया है? पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया है, तो m की जगह तो आ जाएगा 2m, जबकि वेग आधा कर दिया है तो v की जगह आ जाएगा v बाय 2। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे बेटा तो ये हमारे पास आ गया हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर बाय 4। 2 से 2 कट गया है, तो क्लियरली हम देख सकते हैं ये k बाय 2 हो चुकी है। तो जो आपकी गतिज ऊर्जा है वो रह जाएगी आधी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन गतिज ऊर्जा का उदाहरण है? पृथ्वी तल से 2 मीटर ऊंचाई पर उठा हुआ 5 किलोग्राम भार का एक पिंड। तो आपको पता है कि अगर पृथ्वी से h ऊंचाई पर कोई भी वस्तु है तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा है। चाबी भरी हुई घड़ी का स्प्रिंग, अगर आप घड़ी को बेसिकली स्प्रिंग को कंप्रेस या एक्सटेंड करते हो तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा आती है। भूमि पर लुढ़कती हुई क्रिकेट की गेंद, अपने को पता है कि गतिज ऊर्जा बेसिकली वो वाली ऊर्जा होती है जो गति के कारण पैदा होती है। तो जब तक आपके कण के पास गति नहीं आएगी उसके पास गतिज ऊर्जा नहीं होगी, जब तक उसके पास कोई वेग नहीं आएगा कोई गतिज ऊर्जा नहीं आने वाली है। बंद बोतल में पिस्टन द्वारा संपीड़ित की। तो आंसर हो जाएगा भूमि पर लुढ़कती क्रिकेट की गेंद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
किलोवाट आर, KWH, ये आपने देखा होगा बेटा, KWH जो हमारे बिजली के बिल हम भरते हैं उन पे लिखा होता है KWH, किलोवाट आर। एक घंटे में बेसिकली 1 किलोवाट आर 1000 वॉट का बल्ब अगर 1 घंटे तक चले तो ये जो जूल, इतने जूल जो एनर्जी बनती है, दैट इज KWH। तो किसका मात्रक हो गया? ये ऊर्जा का मात्रक हो गया है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 1 किलोवाट बराबर होता है, अपने को पता है कि 1 हॉर्स पावर 1 HP इज 746 वॉट, 746 वॉट। हमसे पूछा गया 1 किलोवाट, तो यहीं से हम देख लेते हैं 1 वोट किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 1 वोट हो जाएगा 1/746 HP के बराबर। और हमसे पूछा गया है 1000 किलोवाट का मतलब 1000 वोट का जो मान होगा, 1000 वोट का जो मान होगा वो होगा 1/746 गुना में 1000 HP। क्लियर है? तो ये वैल्यू लगभग आती है 1.34 HP। तो 1000 वॉट या 1 किलोवाट किसके बराबर हो जाएगा? 1.34 अश्व सामर्थ्य, हॉर्स पावर, जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कार्य एवं सामर्थ्य में संबंध क्या होता है? बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है पावर, कार्य, वर्क और पावर में, कार्य और सामर्थ्य में। तो अपने को पता है कि जो P डिफाइन की जाती है वो डिफाइन की जाती है कार्य अपॉन समय, कार्य अपॉन समय। क्लियर है क्या बेटा? कार्य अपॉन समय। तो यहां से हम बोल सकते हैं कार्य जो आ जाएगा वो आ जाएगा P गुणा में समय। P यहां बेसिकली मैं सामर्थ्य को बोल रहा हूं, तो कार्य इक्वल टू पावर गुणा में समय। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है। मशीन की सामर्थ्य क्या होगी? तो मैंने आपको बता रखा है बार बार, W/T, डेल्टा W/डेल्टा T। ये फॉर्मूला काफी बार यूज होता है। सामर्थ्य जो होती है, पावर जो होती है, वो कुल कार्य, डेल्टा W कार्य 200 बटे में कितना टाइम लगा? 8। तो इसको हम काट सकते हैं 8 से, तो ये आंसर आ जाएगा 25 वॉट। क्लियर है क्या? आंसर विल बी फर्स्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी से आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जस्ट पता होना चाहिए फॉर्मूला। दो पिंडों की प्रत्यास्थ टक्कर में, अपने को पता है प्रत्यास्थ टक्कर जब भी होती है, पहली बात, दो बात आप बच्चों हमेशा याद रखें। पहली बात आप ध्यान रखें, टक्कर कैसी भी हो, टक्कर कैसी भी हो, पूरे निकाय का संवेग हमेशा ही संरक्षित रहेगा। संवेग हमेशा किसी भी टक्कर में, किसी भी टाइप की टक्कर में, पूरे निकाय का किसी भी टक्कर में हमेशा संवेग संरक्षित रहेगा। लेकिन गतिज ऊर्जा केवल और केवल, गतिज ऊर्जा केवल और केवल हाँ बेटा, टेलीग्राम चैनल पे आप सबको जैसे ही क्लास खत्म होगी टेलीग्राम चैनल पे आप सबको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो वो पीडीएफ तो आप देख ही लोगे, तो यहाँ पे आप जल्दी से एक्सप्लेनेशन भी सुन लें, तो यह काफी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। गतिज ऊर्जा ये केवल और केवल प्रत्यास्थ टक्कर में ही संरक्षित रहती है। तो अगर हम प्रत्यास्थ टक्कर में बात करें तो संवेग तो हरे में ही रहेगा, तो इसमें भी रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। और गतिज ऊर्जा, निकाय की गतिज ऊर्जा संवेग दोनों संरक्षित रहेंगे। निकाय की गतिज ऊर्जा एवं संवेग। आंसर विल बी थर्ड। मूव करते हैं अगले सेक्शन की तरफ। सेक्शन 2 वेरी शॉर्ट टाइप। इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 जूल से क्या तात्पर्य है? 1 जूल, अभी जैसे मैं आपको बता के आया हूं बेटा, 1 जूल, जूल जो मात्रक है वो कार्य का मात्रक है, ऊर्जा का भी मात्रक है। कार्य की अगर मैं परिभाषा लिखूं तो F बेसिकली W बराबर F.S, यहां से मैं डिफाइन कर सकता हूं। आप बोल दोगे सर 1 जूल जो होगा, 1 जूल वो होगा 1 न्यूटन इंटू मीटर। 1 न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल बोलते हैं। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल कार्य करता है और वस्तु को अपनी ही दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। क्लियर है क्या? मेरे हिसाब से 1 जूल की डेफिनेशन आप सबको क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं।
एक क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर अपने सिर पर बॉक्स रखकर कुली घूम रहा है, क्या वह गुरुत्व बल के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है? वह किस बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है? ध्यान से देखें बेटा, क्या वह कोई गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है क्या? ध्यान से देखें, अगर ये अपने पास कुली है, अगर ये अपने पास कुली है और वो आगे की तरफ चल रहा है, अगर वो आगे की तरफ गति कर रहा है, तो इसका जो विस्थापन होगा वो आगे की तरफ है बेटा। इस पे जो गुरुत्व बल लगेगा वो mg, और आपको पता है कि फ्रिक्शन इसको चला रहा होगा, तो mg और गुरुत्वीय बल और विस्थापन में कोण 90 डिग्री का बन रहा है। तो गुरुत्वीय बल का कार्य शून्य है, जबकि फ्रिक्शन, घर्षण और विस्थापन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बेसिकली घर्षण कुछ कार्य कर रहा है, तो इस व्यक्ति को घर्षण के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा, ना कि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। 5 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद, m कितना दिया हुआ बेटा? 5 ग्राम। m कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम। एक गेंद 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिर रही है, वह 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी से टकराती है। किए गए कार्य की गणना कीजिए। किए गए कार्य की बेटा गणना कीजिए। h हमें बता रखा है, कितना दे रखा है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, इसका मतलब 1000 मीटर। समझ में आई बात? ये देखो बेटा, थोड़ा सा इसमें 5 ग्राम, 5 ग्राम की है, 5 ग्राम की है बेटा ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट करें, 5 किलोग्राम कर लोगे, 5 किलोग्राम कर लोगे इसको आप, अगर 5 किलोग्राम कर लें, 5 किलोग्राम, किलोग्राम, तो ये अपना मैच हो जाएगा किलोग्राम। तो गुरुत्वीय बल का कार्य पूछा गया है, तो गुरुत्वीय बल mg लगेगा, 5 गुणा 10 50 न्यूटन। विस्थापन इसका हो रहा है 1000, तो ये 5 kg है बेटा, ना कि ग्राम है, kg है। तो आंसर अपने पास आ जाएगा 50,000 जूल। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक हल्की और एक भारी वस्तु के संवेग समान है, तो इनकी गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी? तो आपको पता है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में जो रिलेशन होता है k = p²/2m, k = p²/2m, इसे रिलेट कर सकते हैं। संवेग बराबर है, संवेग बराबर है, ध्यान से सुने, संवेग बराबर है, तो भाई साहब जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी k कम होगी, और जिसका m कम होगा उसका k ज्यादा होगा, हल्की वस्तु का। क्लियर है? हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चों। आगे बढ़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा किन कारणों से उत्पन्न होती है? अपने को पता है कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो सापेक्ष स्थिति की वजह से उत्पन्न होती है। वो बेसिकली अगर हम बात करें पृथ्वी और किसी m मास की वस्तु की अगर हम बात करें, तो जैसे ही इनकी सापेक्ष स्थिति में कोई परिवर्तन होगा तो इनकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। स्प्रिंग की अगर हम बात कर लें, तो जैसे ही स्प्रिंग और ब्लॉक की सापेक्ष स्थिति में कोई भी परिवर्तन होगा तो इनके अंदर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, वस्तु की विकृत अवस्था स्थिति के कारण। क्लियर है? सेक्शन सी शॉर्ट टाइप है बेसिकली। पहला क्वेश्चन है, कार्य क्या है इसका? ऐसा ही मात्रक तथा विमा सूत्र लिखिए। कार्य, बल द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य होता है बल गुणा बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो F.S वेक्टर, यह एक अदिश राशि है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ऐसा ही मात्रक इसका जूल है, और यहां से अगर मैं इसका विमा सूत्र बनाना चाहूं तो हमें पता है कि फोर्स को हम लिखते हैं, फोर्स को हम किस में लिखेंगे बेटा? द्रव्यमान, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास kg, मास इनटू एक्सेलरेशन। सॉरी, पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं, पीछे वाली स्लाइड। हाँ, ये देखो बेटा, इसका विमा सूत्र आप यहां से बना सकते हो, क्योंकि अपने को पता है कि न्यूटन इनटू मीटर होता है, और ये हो गया kg, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो विमा सूत्र यहां से बन जाएगा mL⁻², T⁻²। क्लियर है? यही इसका विमा सूत्र है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक पिंड पर बल लगाकर उसे विस्थापित किया जाता है, बताइए पिंड पर किस दिशा में बल लगाने पर अधिकतम कार्य होगा? पिंड पर किस दिशा में बल लगाने पर शून्य कार्य होगा? बहुत बढ़िया। अब देखो यार, बल जो अपने पास कार्य की परिभाषा एक नियत बल के लिए वो है F.S, वो है F.S। तो अगर इसको हम लिखते हैं
डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं बेटा, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे का परिमाण और कोस थीटा। देखो भाई साहब, अधिकतम तब होगा जब कोस थीटा अधिकतम, और कोस थीटा अधिकतम कब होगा, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो कोस थीटा अधिकतम होगा, और शून्य तब होगा जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल बेटा, टेलीग्राम पे जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसको मैं आंसर सही डाल दूंगा। तो यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है तो हमें अधिकतम कार्य करना पड़ेगा, और अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कार्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस सूत्र से हम आसानी से देख सकते हैं, यही सूत्र यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजन प्राप्त कीजिए। बहुत बढ़िया बेटा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमें बात करनी है। किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध वस्तु को पृथ्वी के तल से उच्च स्थिति में रखने पे किया जाता है। अगर मैं बात करूं टेक्निकली, अगर मैं इस लैंग्वेज को एक फॉर्मूले में लिखूं तो डेल्टा यू जो होता है बेटा, वो विरुद्ध मतलब माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है। डेल्टा यू बराबर स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है। ध्यान से देखें, ये पूरी कहानी आपको जो लिखी गई है बेटा, ये पूरी कहानी जो लिखी जा रही है उसको मैं आपको समझा देता हूं। जो गुरुत्वीय ऊर्जा डेल्टा यू है बेटा, वो लिखी जाएगी माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो अगर ये अपने पास पृथ्वी का तल है, यहां से मैं एक m मास की वस्तु को h हाइट ऐसे ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर लेके चला जाता हूं, तो आप वो देखोगे कि डेल्टा यू बराबर माइनस ऑफ, यहां से यहां तक ले जाने में गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य है, क्या वो माइनस mgh है? क्योंकि विस्थापन ऊपर हुआ है, बल यहां लग रहा है, तो क्या 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो माइनस mgh, तो डेल्टा यू आ गया है बेटा mgh। डेल्टा यू का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जो कि हमारे पास mgh है। अब अगर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो इस रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो अगर मैं यू आई 0 मान लेता हूं प्रारंभिक, अगर मैं स्थितिज ऊर्जा 0 मान लेता हूं तो फाइनल स्थितिज ऊर्जा का एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाता है mgh। यही वाला एक्सप्रेशन अपने को फाइंड करना था बेटा। यहां पे आप देख सकते हो इस चीज को, ये है बेटा mgh। क्लियर है क्या? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर योर 11th क्लास चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी। ये सारी बातें हमने वर्क पावर एनर्जी के बारे में की है। अब हम मूव करते हैं क्लास 12th के टॉपिक पर, और क्लास 12th का जो अपना टॉपिक है वो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वापस से जो इनके लिए भी क्वेश्चंस का पैटर्न रहने वाला है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा जो हमने क्लास 11th के टॉपिक के लिए किया है। सेक्शन ए में हमारे पास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। सेक्शन बी में 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। एंड सेक्शन 3 में 3 क्वेश्चन होंगे हमारे पास शॉर्ट या लॉन्ग टाइप, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 18 एंड मैक्सिमम मार्क दैट यू कैन स्कोर इज 29। अधिकतम है वो आप 29 नंबर स्कोर कर सकते हो 18 क्वेश्चंस में। तो आर यू रेडी स्टूडेंट्स? क्या सभी लोग तैयार हैं? हम क्लास 12th का टॉपिक अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है। अपवर्तन की घटना में निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? अगर इस तरह से कोई दो माध्यम है अपने पास, माध्यम 1 और माध्यम 2, ये हमारा नॉर्मल है, ये अभिलंब है बेटा, और यहां पर मैंने कोई किरण को आपतित कर दिया है, तो इस तरह से यह परिवर्तित होकर निकल जाती है। क्लियर है? तो अपवर्तन के दौरान ये कोण I बोलते हैं, ये कोण R बोलते हैं। यहां से यहां आपको पता है कि जैसे जैसे यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा तो वेग तो बदलेगा ही, और वेग बदलेगा तो v इक्वल टू एफ लैम्डा से हम देख सकते हैं कि जो आवृत्ति होती है वो हमेशा स्रोत की प्रॉपर्टी होती है। जब तक स्रोत इस किरण का सेम है तब तक इस किरण की किसी भी माध्यम में आवृत्ति नहीं बदल सकती है। माध्यम बदलेगा तो v बदलेगा और लैम्डा बदलेगा, प्रकाश की जो आवृत्ति है वो समान रहेगी, क्योंकि आवृत्ति आप तभी बदल सकते हो जब आपका स्रोत बदले। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? 14 और 17 बहुत ही पुराना क्वेश्चन है जो आपने 8th 9th क्लास में भी किया होगा बेटा। हमें सबको पता है कि प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण बेसिकली अपने को दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान, हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन
1 होगा, क्योंकि जो स्पीड होती है लाइट की दैट इज इक्वल टू c बाय n, और हमें पता है कि कोई भी माध्यम में जो स्पीड है वो c इंटू सी से ज्यादा नहीं हो सकती है 3 इंटू 10⁸ से, तो n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आपको किसी भी माध्यम में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण बनाइए, सबसे पहले तो आप उत्तल दर्पण बनाइए बेटा। ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस दूरी इसकी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाने पर, 20 सेंटीमीटर दूर रख दिया बेटा मैंने इसको, 20 सेंटीमीटर दूर रख दिया है, ये अपना ऑब्जेक्ट है। तो हम जो दर्पण का फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f लगा देते हैं। इधर प्रकाश की किरण आपतित होगी तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है हमारी, और ये वाली चीजें नेगेटिव हो जाएंगी। 1/v माइनस 1/u, क्योंकि u -20 लेना पड़ेगा, और उत्तल है तो f है वो पॉजिटिव ही ली जाएगी बेटा 1/20। तो 1/v इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20, तो क्लियरली हम देख सकते हैं v का मान आ गया है, वो आ गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बेटा? आंसर आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? ये देखो बेटा, ऐसा है कुछ, ये निर्वात है, ये n इक्वल टू 1 है, और यहां से लेट से यहां का n है, ये क्रांतिक कोण है, ठीक है, c। हमें पता है कि जो साइन c की का मान होता है, साइन c का जो मान होगा वो होगा बेटा 1/n। तो साइन c 30 डिग्री 1/2, तो 1/n, n आ गया है हमारे पास 2। उस माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है वो 2 आया है, तो v हमें पता होती है c/n, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁸8/2। तो आंसर है 1.5 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया अपने पास सेकेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण क्या होगा? बहुत ही बेसिक बात है, ये हमारे पास सघन माध्यम है और ये अपने पास विरल माध्यम है। अपने को पता है कि ये अगर अभिलंब है तो अगर आपतित किरण इस तरह से सघन से विरल में जाएगी और ये कोण c के बराबर है, तो यहां पर किरण बिल्कुल इसके ऐसे निकल जाएगी समांतर, तो ये जो कोण आएगा वो कितने डिग्री आता है? 90 डिग्री आ जाता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः v1 और v2 हो तथा सघन माध्यम में क्रांतिक कोण c है, वही वाली बात, वापिस से वही डायग्राम यूज होगा। ये हमारे पास सघन माध्यम है और ये हमारे पास विरल माध्यम है। ध्यान से सुनना बेटा। मान लेते हैं कि यहां पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका n2 है। यहां से किरण ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। साइन c का मान कोई बता सकता है क्या? साइन c का मान क्या होगा? साइन c का मान होगा बेटा साइन c का मान होगा n1/n2। अपने को पता है कि जो v1 होगी वो होगी c/n1 और v2 जो होगी वो होगी c/n2। तो यहां से हम देख सकते हैं कि साइन c का मान जो आ जाएगा वह n1 और n2 की वैल्यू डालेंगे तो v2/v1। तो यहां से v1 आ गया अपने पास v2 अपॉन साइन c, जिसको हम लिख सकते हैं v2 कोसेक c। तो v1 बराबर v2 कोसेक c, तो ये आंसर हो जाएगा अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। वायु में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल, वही फॉर्मूला वापिस से यूज हो रहा है। तो जो v होती है वो हमेशा आपको पता है कि c/n होती है, तो v आ जाएगी 3 इंटू 10⁸8 अपॉन 1.5, 2 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर है संपर्क में है, इस तरह से दो लेंस हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अपने को पता है कि अगर दो लेंस को जोड़ा गया है तो जो P इक्विवेलेंट होगा वो P1 प्लस P2 हो जाएगा, क्योंकि पावर को तो मैं डायरेक्टली जोड़ सकता हूं। 5 डायोप्टर -3 डायोप्टर,
तो जो इक्विवेलेंट बनेगा, संयुक्त लेंस बनेगा, उसकी पावर हो जाएगी बेटा 1/2। अगर पावर को मैं लिख दूंगा बेटा 1/f इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगी 2। तो यहां से हमारे पास F इक्विवेलेंट की मान आ गया है 1/2। लेकिन अपने को पता है कि डायोप्टर तो ऐसा यूनिट है, तो वो तो मीटर में होगा, तो 1/2 फोकल लेंथ 1/2 मीटर में आएगी। अगर मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर हो जाएगा बेटा 50 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? आंसर विल बी 50 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। कौन सा बेसिक प्रिंसिपल इसमें यूज हो रहा है कि अगर हम दो लेंस को जोड़कर एक संयुक्त लेंस बनाते हैं तो उनको आप पावर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में है, संयुक्त लेंस की फोकस लेंथ। वापिस से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। P1 आपको दे रखी है 4 डायोप्टर, P2 आपको दे रखी है -2 डायोप्टर। वापिस से अगर दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं तो P इक्विवेलेंट लिखा जाएगा P1 प्लस P2। तो हमारे पास ये आ गया 4 - 2, P इक्विवेलेंट इज 2। तो P इक्विवेलेंट को बेटा हम लिख सकते हैं 1/f इक्विवेलेंट, 1/f इक्विवेलेंट 2। तो यहां से अपने पास F इक्विवेलेंट आ गया बेटा 1/2। लेकिन ये मीटर में आएगा, सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में हैं, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं सेंटीमीटर में। आंसर आ जाएगा बेटा 50 सेंटीमीटर। अगेन आंसर विल बी 50 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये हमारे पास सेक्शन 1 था जिसमें हमने ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। क्लियर है? अब अगर बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें और इसको मैं कंसोलिडेट करूं कि सर कौन से फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहे हैं ऑप्टिक्स में, तो सबसे ज्यादा जो फॉर्मूले मैंने यूज किए हैं, पहली बात, पहला कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है क्रांतिक कोण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है वो हो रहा है किसी भी माध्यम में लाइट की जो स्पीड है v बराबर c/n। और तीसरा कॉन्सेप्ट जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो यूज हो रहा है पावर का, कि अलग अलग लेंस की पावर आपको दे दी जाएगी, उनको संयुक्त करके एक कॉमन लेंस बनाया जाएगा, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो P इक्विवेलेंट इक्वल टू P1 प्लस P2 एंड P3 एंड सो ऑन, जितने भी लेंस आप ऐड कर रहे हो। क्लियर है क्या? तो ये तीन फॉर्मूलों पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो अब की बार भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं कि इन्हीं फॉर्मूलाज पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक है, चलो बेटा मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास है वेरी शॉर्ट टाइप। वेरी शॉर्ट टाइप है, अपने को 1 लाइन 2 लाइन में इनके आंसर्स देने होते हैं। गोलीय दर्पण की न्यूमेरिकल पूछ लिया गया है इसमें। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए। एक अवतल दर्पण अपने सामने से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहां पे मैं डायग्राम बना देता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा। ये हमारे पास अवतल दर्पण है, क्लियर है? और ये अवतल दर्पण का प्रिंसिपल एक्सिस है, क्लियर है? ये पोल है, इसका ध्रुव है, और ये इसका फोकस है, मेन फोकस है। ठीक है, तो जैसा कि पहले पार्ट में पूछा गया गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दिस इज द फोकस दूरी। क्लियर है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को। अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि u दे रखा है, आपको u दे रखा है -10 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे हम। अब देखो उसका प्रतिबिंब बन रहा है वो 3 गुना बन रहा है, तो हमें मैग्निफिकेशन दे रखा है, और मैग्निफिकेशन अपने को पता है -v/u होता है। तो ये 3 गुना है, तो -v/u कितना है? u कितना है बेटा? ठीक है, तो अपने पास जो u दे रखा है वो आ गया है -10। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो जो u आ गया अपने पास वो आ गया है -10। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि v जो आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा -30। वास्तविक बन रहा है इसलिए v नेगेटिव आना चाहिए बेटा, तभी वो वास्तविक बनेगा। तो v बेसिकली आ गया है -30। ठीक है, अब अगर फॉर्मूला लगा दें 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो 1/30
इक्वल टू 1/f। क्लियर है क्या? ठीक है बेटा। अब अगर एलसीएम ले लिया जाए तो -1 -3 इक्वल टू 1/f। तो यहां से f का जो मान आ रहा है वो आ रहा है -30/4 -7.5 सेंटीमीटर। ये आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए इसका, जिसको आप देख सकते हो यहां से। ये जो सॉल्यूशन हमने किया है। v -30 क्यों लिया? क्योंकि बेटा उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है तो v विल बी -30। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसमें आगे की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। अगला अभी न्यूमेरिकल हमें दे दिया गया है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ये देखो बेटा क्या है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा न्यूमेरिकल के साथ। अवतल दर्पण यूज किया, वापस से उसने वर्ड u दे रखा है -10, f दे रखा है, f बेटा माइनस होगा क्योंकि ये अवतल दर्पण है। तो अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v -1/10 इक्वल टू -1/15। क्लियर है? तो 1/v हमारे पास आ जाएगा बेटा 1/10 -1/15। क्लियर है क्या? 30 इसका एलसीएम आ जाएगा 3 - 2, 3 - 2। क्लियर है? तो इट्स 1/30। तो v का मान बेटा 30 आएगा। v का मान कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर आएगा। जैसा कोई दूसरे पार्ट की बात कर रहा है जिसमें ऊंचाई का यूज ही नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है यहाँ पर, ये थोड़ा गड़बड़ हो चुका है। ये नहीं है जो मैंने सॉल्यूशन बेटा आपके सामने लिखा है वो सॉल्यूशन होगा इसका, क्योंकि हमारे को अवतल दर्पण बोला गया तो अवतल दर्पण में f इक्वल टू -15 लेना पड़ेगा। क्लियर है? अवतल दर्पण के लिए -15 होगा। तो v का मान आंसर जो आएगा वो आएगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आंसर आएगा। क्लियर है? सर ये कैसे पता चलेगा कि दाईं तरफ होगा या बाईं तरफ? चूंकि u पॉजिटिव आ रहा है, v पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इस ध्रुव से वो डेफिनेटली आगे की तरफ दाईं तरफ ही बन रहा होगा। तो ये तो बात बिल्कुल सही लिखी है, ध्रुव के दाईं ओर बनेगा, लेकिन कितने पर बनेगा? 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। वायु के सापेक्ष पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? ये देखो बेटा, कहां से आपतित हो रही है? कांच से पानी पर आपतित हो रही है, कांच से पानी पर आपतित हो रही है। कांच के लिए क्या है? वायु के सापेक्ष पानी का है अपवर्तनांक 4/3 और इसका है बेटा 3/2। अपने को पता है कि साइन c का जो मान होता है वो n विरल अपॉन n सघन होता है। क्या सही बात है? n विरल अपॉन n सघन होगा। तो 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2, तो साइन c का जो मान हो गया वो 8/9 हो गया। यही क्रांतिक कोण है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए तथा प्रतीकों के अर्थ बताइए। बहुत ही फेमस फॉर्मूला न्यूटन का, जहां पर x' और x क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय फोकस है, वस्तु की दूरियां हैं, और f और f' क्रमशः लेंस की प्रथम एवं द्वितीय फोकस दूरियां हैं। क्लियर है क्या ये फॉर्मूला? क्वेश्चन नंबर 5। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लिखिए जबकि लेंस के दोनों तरफ के माध्यम भिन्न भिन्न हो। ध्यान से देखें बेटा, अगर ये हमारे पास लेंस है और इस लेंस के दोनों तरफ माध्यम अगर भिन्न भिन्न है, अगर माध्यम भिन्न भिन्न है, n1 है, ये n2 है और ये n3 है, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n3/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r1 माइनस n2 माइनस n3/r2। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं आगे। सेक्शन सी हमारे पास आ चुका है जिसमें ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स वाला है। 3 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास, तीनों लॉन्ग टाइप के आंसर्स होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके नियम लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग और दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसा हमारे पास दो माध्यम है, विरल मान लिया, ऊपर वाला नीचे वाला सघन है, यह आपतित किरण है, यह अभिलंब है, अपवर्तित किरण इस तरह से चली जाती है। ठीक है? अपवर्तन के अगर नियम की बात करें तो नियम आप सभी को याद होंगे। आपतित किरण
अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, स्नेल का नियम इसमें लगता है, स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर का मान हमेशा नियत रहता है, क्लियर है। और किसी भी पदार्थ का जो अपवर्तनांक है ये भी बात आप लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हालांकि इसमें पूछा नहीं गया है, यहीं तक अगर आप छोड़ दो तो काम चल जाएगा आपका। तो दो बातें लिखनी होती है, एक तो स्नेल्स का नियम होता है वो इसमें वैलिड रहता है, और दूसरी बात आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं, यही अपवर्तन के नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/v + 1/u = 1/f की स्थापना कीजिए जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं इसको तेरे को अलग तरीके से सोल्व कराने वाला हूं, इसको मैं आपको अच्छे तरीके से अलग तरीके से सोल्व कराऊंगा, ठीक है। ये ध्यान से देखें, ये डायग्राम बना है इसमें, ये डायग्राम देखें बेटा, बहुत जोरदार तरीके से मैं इसको सोल्व कराने वाला हूं आपको, बढ़िया मेथड से। ये अगर अपने पास कोई दर्पण है, ये अपने पास कोई दर्पण है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से मान लो कोई वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु से कोई किरण इस तरह आपतित होती है और ये इसका लेट से पोल है बेटा, ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर है ये, और यहां से टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो आपकी किरण है वो ऐसे आ जाती है। ध्यान से देखना, ये डायग्राम बना के आओगे तो मजा आएगा। ऐसे है तो यहां बन जाएगी इसकी बेटा इमेज, यहां बन जाएगी इसकी इमेज। ये इसका है सेंटर, सेंटर को नाम दे देते हैं सी, क्लियर है। ध्यान से सुने आप बेटा इस चीज को, अगर मैं अच्छे से बनाऊं, यहां पर एक कलरफुल पेन ले लेते हैं अपन, उसमें कलर से लिखते हैं। ये ध्यान से देखें, ये एंगल अगर थीटा है बेटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, रिफ्लेक्शन के नियम के हिसाब से थीटा से टकराइए, थीटा पे वापस आ जाएगी। दूसरी बात, इन पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, लेट से इस पॉइंट का नाम मैंने एम दे दिया है और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर भी डाल दिया है यहां पर, जिसको मैं एन नाम दे दूंगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखें, इन कोणों के नाम भी दे देता हूं मैं, इस कोण को अल्फा नाम दे देता हूं, इसको मैं बीटा नाम दे देता हूं और इसको मैं गामा नाम दे देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुने, इसमें अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिए त्रिभुज, त्रिभुज OMC में, त्रिभुज OMC में, ये त्रिभुज OMC है, क्या बीटा बाह्य कोण है? तो बीटा बराबर लिखा जाएगा अल्फा प्लस थीटा, क्या पहले इक्वेशन आ चुकी है। अब इसी तरह आप देखिए त्रिभुज, त्रिभुज CMI में, त्रिभुज CMI में, CMI में अगर हम बात करें तो गामा बाह्य कोण है, तो गामा बराबर लिखा जाएगा बीटा प्लस थीटा, क्लियर है क्या। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बेटा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दीजिए, तो आ जाएगा बीटा माइनस गामा बराबर अल्फा माइनस बीटा। तो यहां से अगर हम सोल्व करें तो ये आ चुका है हमारे पास 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। 2 बीटा बराबर अल्फा, 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा, क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। अब देखो एंगल्स, एंगल्स बहुत छोटे हैं, अगर कोण बहुत छोटे हैं, पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि कोण बहुत छोटे होंगे, पैरेक्शियल मतलब थीटा बहुत छोटा, तो सारे कोण छोटे होंगे, कोण बहुत छोटे हैं, तो हमें पता है कि थीटा अप्रोक्सीमेटली tan थीटा के बराबर लिखा जाता है अगर कोण छोटा होता है। तो बीटा भी छोटा है तो इसको लिख दिया जाएगा ट्वाइस ऑफ tan बीटा, इसको लिख दिया जाएगा tan अल्फा और इसको लिख दिया जाएगा tan गामा, क्लियर है क्या, ट्वाइस ऑफ tan बीटा। ध्यान से देखो बेटा, tan बीटा त्रिभुज MNC से, त्रिभुज, त्रिभुज MNC से, यहां से मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज, त्रिभुज MNC में अगर हम बात करें tan बीटा की तो वो आ जाएगी MN अपॉन बेटा CN, और ये वाला जो बिंदु है P, ये NP तो बहुत ही छोटी है,
एनपी नेग्लिजिबल है, एनपी लगभग 0 है, तो ये सी से पी के बीच की दूरी, सी से पी के बीच की दूरी तो बेटा आर होती है। इसी तरीके से आप देख सकते हो त्रिभुज ओ एम एन में टेन अल्फा जो होगा वो होगा एम एन अपॉन, बेटा ये तो यू है, ऑब्जेक्ट की दूरी हो जाएगी। और इसी तरीके से आप देख सकते हो त्रिभुज आई एम एन में टेन बीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा एम एन अपॉन, ये तो प्रतिबिंब की दूरी है v। अगर यहां पे डाल दिया जाए तो ये आ जाएगा एम एन बटे आर इक्वल टू टेन अल्फा एम एन बटे यू प्लस एम एन बटे वी। एम एन से एम एन कैंसिल हो गया बेटा, तो 2 बाय आर इक्वल टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी। अपने को पता है कि r बाय 2 इज f, तो 1 बाय यू प्लस 1 बाय v इक्वल टू 1 बाय f। बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसका डेरिवेशन कर लिया है। तो सभी बच्चे अगर इस तरह से डेरिवेशन आप लिख के आओगे बोर्ड में तो आपको इसमें फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। और मैंने काफी शॉर्ट में भी आपको ये बता दिया है, डेरिवेशन किताबों में अलग तरीके से दिया हो सकता है, लेकिन ऐसे अगर आप कर दोगे तो डायरेक्टली आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? आई होप सब लोगों को मजा आया होगा, सबने नोट किया होगा इसको। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। ये यहाँ पे ये भी डेरिवेशन है, ये आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन मैंने इससे एक अलग तरीका बताया जिसको आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, मूव करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। सूत्र की स्थापना कीजिए बेटा। ये देखो, इस वाले सूत्र की स्थापना करनी होती है 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू। इस वाले सूत्र की स्थापना कई बार डेरिवेशन बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये लेट से हमारे पास दो लेंस है L1 और L2। बेसिक मैं बता देता हूं, ये हमारे पास कोई भी वस्तु है। सबसे पहले L1 इसका प्रतिबिंब बनाएगा, इसकी इमेज बनाएगा, वो इमेज होगी वो L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और फाइनल जो L2 है वो इसकी फाइनल इमेज बना देगा। क्लियर है? तो अगर हम आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं, तो यदि L2 लेंस नया हो तो वस्तुओं का प्रतिबिंब L1 द्वारा I पर बनता है। तो पहले लेंस के लिए लगा दिया बेटा मैंने। मान लेता हूं कि L1 लेंस ने V डैश पर प्रतिबिंब बनाया, तो 1 बाई वी लेंस फॉर्मूला यूज कर लिया, माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। अब ये जो इसने प्रतिबिंब बनाया है वो दूसरे लेंस के लिए L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो मान लेते हैं फाइनल जो इमेज बन रही है वो V पे बन रही है, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई क्या V डैश हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई F2। ये मैंने दूसरे लेंस L2 के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दिया है, ये मैंने L1 के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दिया। समीकरण एक और दो को अगर हम जोड़ दें तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 हो जाएगा। और अपने को पता है कि किसी भी एक लेंस के लिए 1 बाई वी माइनस 1 बाई इक्वल टू 1 बाई एफ होता है। तो क्लियरली इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 यहां से डायरेक्टली हम प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो ये सारी बातें हम इसके बारे में लिख सकते हैं 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। वो विद साइन आपको पुट करना होता है। आपको पता है कि अपने पास उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, उस तरह से आप F को नेगेटिव या पॉजिटिव रखोगे। आई होप आपको ये आज का पूरा लेक्चर है वो समझ आया होगा। तो बेटा ऐसा है कि बोर्ड के लिए आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए मैंने 4 लेक्चर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, मिस कर दिए हैं, तो उन चारों वीडियोस को जाकर देखें। उन चारों वीडियोस में मैंने 11th एज वेल एज 12th के लिए पूरा हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारी जो सीरीज चल रही थी वन शॉट वन टॉपिक वाली, ये इसका आज आखिरी लेक्चर था, क्योंकि हमारा सिलेबस है वो हाफ ईयरली के लिए कंप्लीट हो चुका है। मेरी तरफ से सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। अब आप अच्छे से अपना हाफ ईयरली एग्जाम्स दें, और हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद बेसिकली हम कुछ नया लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें अपन अलग अलग टॉपिक्स को उठाकर दोबारा से उनको अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो हाफ ईयरली वाली सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। अब हमारी मुलाकात होगी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद।